नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। कहते हैं कि किसी देश की प्रगति का पैमाना उस देश की महिलाओं की स्थिति से मापा जाता है, नापा जाता है। भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके एक ऐतिहासिक कदम तो उठा लिया, लेकिन विडंबना यह देखिए कि पारित होने के तकरीबन 30 महीने बाद भी यह कानून, ये नियम, ये सिस्टम फाइलों में कैद है और इसको लेकर कई बार विपक्ष सवाल भी उठा चुका है, संसद के भीतर और संसद के बाहर भी। मंशा नेक बताई गई थी, लक्ष्य बड़ा रखा गया था। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात थी। विधेयक भी पास हो गया, सभी ने ताली बजाकर एक स्वर में इसे पास किया। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए तारीख पर तारीख का इंतजार कर रही है, जैसे कचहरी में तारीखें मिलती हैं। अब खबर है कि सरकार एक बार फिर इस बिल को लेकर एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है और इस सत्र को लेकर भी काफ़ी पक्ष और विपक्ष में खींचातानी थी। सत्ता पक्ष चाहता है कि ये 16, 17 और 18 अप्रैल को ये सत्र बुलाया जाए। इसकी तैयारी भी कर ली है। पहले ये सत्र 3-4 अप्रैल को बुलाने की बात थी और विपक्ष लेकिन इस पर राजी नहीं हुआ। विपक्ष का कहना था कि जब ही आचार संहिता खत्म हो जाए, चुनाव हो जाए 6 राज्यों के, तो 29 तारीख के बाद सत्र बुलाया जाए। पहले एक बैठक बुलाई जाए, उसके बाद सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक और सत्र। लेकिन सरकार ने सत्र बुलाने का लगभग एक तरीके से तैयारी कर ली है और इसको लेकर तलवारें खींची हैं। चर्चा है कि इस बिल को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह विशेष सत्र महिलाओं के हक के लिए नहीं, बल्कि परिसीमन के बहाने अपनी सियासी बिसात बिछाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी या सरकार कर रही है। बातें सब करते हैं, समर्थन का दावा सब करते हैं, लेकिन लागू करने की बारी आती नहीं है और आती है तो फिर जनगणना और परिसीमन जैसे तकनीकी पेच सामने आ जाते हैं। तो क्या 30 महीने का वक्त काफ़ी नहीं था? क्या महिला संशोधन की आड़ में इस कानून की मूल भावना को बदलने की कोशिश होगी? पता नहीं। बहरहाल नीयत साफ है तो नीति में देरी क्यों, ये सवाल उठेगा। 30 महीने बीत गए, कानून पास हो गया, फिर विशेष सत्र में संशोधन और परिसीमन की चर्चा क्यों? क्या यह डर है कि अगर ये आज लागू कर दिया गया तो कई दिग्गजों की सीटें हाथ से निकल जाएंगी? और एक और सवाल कि ये भी खबर आ रही है कि 2011 के परिसीमन, चूँकि इसको लेकर लगातार सरकार को विपक्ष निशाने पर ले रहा है और सरकार को बार बार ये कहकर विपक्ष घेरता है कि वो महिला विरोधी है, क्योंकि सरकार ने ये विधेयक लागू नहीं किया। तुरंत 2031 के बाद की बात हुई और कहा गया कि पहले परिसीमन हो, जनगणना हो, परिसीमन हो, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर सरकार कटघरे में आ रही थी। सरकार की कुछ रणनीति बदली है बार बार इन चीज़ों को लेकर। 2029 से पहले सरकार चाहती है कि ये सब कवायद पूरी कर ली जाए। तो कवायद पूरी करने के लिए जनगणना का रिजल्ट तो आने में थोड़ा देर है। तो अब कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर देश में तकरीबन 800 से अधिक लोकसभा सीटें कर दी जाएंगी, जिसमें 257 के करीब, अगर मैं गणित सही समझ पा रहा हूँ, 33% होंगी, वो महिलाओं के लिए होंगी। तो क्या इसके लिए हड़बड़ी तड़बड़ी में यह सदन बुलाया जा रहा है? क्योंकि अभी हाल में सदन हुआ है। अचानक ये कैसे आकाशवाणी हुई कि अब सदन बुला के ऐसा करना चाहिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा कैनवास में इस मुद्दे को हम देख रहे हैं कि महिलाओं को अल्टीमेटली उनका राजनीतिक हक मिलना चाहिए, और क्या ये सरकार का कदम उस दिशा में है? मंथन में आज इसी पर चर्चा। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को संभावित यह विशेष सत्र सामान्य सत्र नहीं, इसके पीछे बहुत स्पष्ट राजनीतिक संरचनात्मक एजेंडा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के आधार पर इसकी मंशा को 3 बड़े हिस्सों में समझिए। सबसे बड़ा एजेंडा महिला आरक्षण को ज़मीन पर लागू करना है। अगर इस सत्र में नारी शक्ति अधिनियम में संशोधन सरकार लाने जा रही है तो मकसद इसे व्यवहार में लागू करने का रास्ता साफ करना है। क्या बदलाव हो सकते हैं? बदलाव यही, जैसा मैंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर
इसका एक तरीके से सीटों का पुनर्वितरण पुनर्निर्धारण होगा और जो कानून 2023 में पास हुआ था 30 महीने पहले, अब उसे इम्प्लीमेंटेबल बनाया जा रहा है। लोकसभा जो सीटें बढ़ाने का प्लान है वह इस सत्र में सबसे बड़ा साइलेंट गेम चेंजर है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 के आसपास करने का प्रस्ताव है। तकरीबन 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, मतलब 273, माफ़ कीजिएगा मेरी गणित गड़बड़ थी और है भी, तो 273 सीटें महिलाओं के लिए लगभग आरक्षित होंगी। पूरे राजनीतिक नक्शे में बड़ा बदलाव, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बड़े राज्यों की सीटों पर पड़ेगा। सीटें बढ़ेंगी लेकिन दक्षिण की सीटें घटेंगी। इसको लेकर भी एक नया संग्राम राजनीति में शुरू हो सकता है। संसद का पूरा प्रतिनिधित्व स्ट्रक्चर बदल जाएगा। परिसीमन को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश है और 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 के डेटा से ही परिसीमन शुरू हो जाए। इसका मकसद महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी लागू करना है। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2023 में जब संविधान का 106वां संशोधन पास हुआ था तो शर्त थी कि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार 2029 के चुनाव से पहले ही महिलाओं को उनका हक देने के लिए 2 नए बिल ला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सर्वसम्मति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ बैठक की, जिससे साफ है कि सरकार इसी सत्र में बड़ा धमाका कर सकती है। बता दें कि बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा जिससे एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है और इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक ऐसा ढांचा रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए कई नेताओं से बैठकें की, जबकि कांग्रेस से चर्चा बाकी है। मुख्यमंत्री बनने पर बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार की योजना के मुताबिक लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 816 की जा सकती है। इसमें सीटों का बंटवारा इस तरह होगा कि राज्यों की वर्तमान सीटों में कटौती किए बिना महिलाओं के लिए 273 सीटें सुरक्षित हो सकेंगी। इससे क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा भी कम होगा और दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्तियों का समाधान संभव हो सकेगा। सोमवार को हुई अहम बैठक में गैर कांग्रेसी दलों को साथ लाना सरकार की इसी आम सहमति वाली कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर ये बिल इसी हफ्ते पेश होता है तो और पास हो जाता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारत के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जहां न सिर्फ सदन का स्वरूप बदलेगा बल्कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका भी निर्णायक हो जाएगी। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस पर क्या रुख रहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब ये 3 ही कैटेगरी। अब इस पूरे मसले को लेकर, सरकार की रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा हलचल है, विपक्ष में हलचल है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही कि राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो कर रहे हैं। खैर, जिसकी सरकार रहती है राजनीतिक फ़ायदा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाह कि वो भी राजनीतिक फ़ायदा लें, उसमें दिक्कत क्या है। अगर आपने महिलाओं के लिए काम किया होगा तो महिलाएं आपको वोट देंगी। और आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण मिले, ये तो सभी चाहते हैं, बहुत दिन से लोगों की मांग है। कांग्रेस पार्टी को पहले ही दे देना चाहिए था, अब उन्होंने नहीं दिया अभी तक। ये सवाल बार बार सत्ता पक्ष उठाता है। तो कुछ बयानात सुनिए। आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कांग्रेस की। जयराम रमेश जो उनके मीडिया सेल के संचार विभाग के हेड हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। बीजेपी ने हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की अप्रोच को बढ़ावा दिया है, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, हेल्थ केयर हो या हाउसिंग। आज केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता महिलाओं को मिलती है। महिलाओं को विधानसभा और संसद में भागीदारी मिले, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास भी किया है। 30 महीने तक उसको क्या तकिया बना के उस बिल को रख लिए। अब 30 महीने के बाद अब आपको याद आया, महिला का याद आया अभी, तो ये लोग
पर्पसली ऐसा करते हैं। Please, और मैं please take your seat, please take your seat. हमको जब चाहे तब बुलाएंगे और हमारी मर्जी। सर, डेमोक्रेसी में तुम्हारी मर्जी से सब कुछ नहीं होता। नहीं तो कल आप देख रहे हैं इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में ऐसे चीजें आप अपने आप को एक दबंग के नाते चलाएंगे तो ये देश सहन नहीं करेगा, लोग सहन नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट सहन नहीं करेगा। सबसे पहले तो बजट सेशन को हमने 16 तारीख तक के लिए एक्सटेंशन किया है। महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, इसलिए 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खरगे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करे, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। खरगे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। अब अगर मंशा साफ है तो ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं भाई बुलाई? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। वो करें कि भाई आप जो भी कुछ महत्वपूर्ण करते हैं चुपके चोरी चुपके क्यों करते हैं? इसको लेकर एक तरीके से संसद के बाहर, संसद के अंदर, और किरण रिजिजू ने कहा कि जो मौजूदा सत्र है बजट सत्र, उसे 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मुझे लगता है कि 16, 17 और 18 के लिए एक विशेष सत्र, 16 के सत्र में जब बात होगी, 16 तारीख को जब सत्र शुरू होगा एक्सटेंडेड, तो उस पर फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल की बात होगी और फिर वहीं ये इसे बढ़ाने का भी ऐलान सरकार करेगी। तो एक महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन जो अधिनियम है, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का, अगर वो इतना महत्वपूर्ण है तो विपक्ष की राय लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, इसके पीछे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये एक अच्छा काम है, होना चाहिए। सरकार की मंशा, विपक्ष का ऐतराज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम में मुझे छोड़कर सारी की सारी महिलाएं होंगी, चूँकि मेरे पास आज विकल्प नहीं था, नहीं तो मैं कार्यक्रम किसी अपने महिला सहयोगी को दे सकता था। चूँकि कार्यक्रम 8 बजे से है तो महिला सहयोगियों को मैं इससे पहले उनके घरों को रवाना कर देता हूँ। परिचय कराते हैं। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अंजलि सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस कार्यक्रम में आ गई हैं। दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट की जाने मानी अधिवक्ता हैं। डॉक्टर श्रेया प्रजापति महिला उद्यमी हैं और महिलाओं की नुमाइंदगी, महिलाओं की सोच क्या है, महिला क्या सोचती हैं पॉलिटिक्स में, अपना व्यू रखने के लिए हमने बुलाया। सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत आभार कि आपने हमें इस कार्यक्रम में आने का वक्त दिया। अनीता अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनीता जी, 30 महीने तक सन्नाटा, खड़गे जी ने कहा कि पूरा विधेयक के तकिए के नीचे रख के सरकार सो गई। अब अचानक नींद से टूटी कि भाई अब तो ये महिला सशक्तिकरण विधेयक भी इसमें संशोधन करके कोई इसको तत्काल लागू करो। पहले कहा जा रहा था कि 27-28 तक जनगणना हो गई, रिजल्ट आएगा, फिर सीटों का परिसीमन होगा, तो मतलब 29 का चुनाव निकल गया और 31 तक बहुत सारे लोग तो हाके पड़े थे कि अभी 34-32 में लागू होगा। लेकिन अचानक सरकार का गियर चेंज, संविधान संशोधन की बातें चल रही हैं, विशेष सत्र लगभग बुला लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा और 2029 और हो सकता है कि 27 से ही ये लागू हो जाए। तो इतनी हड़बड़ी क्यों अनीता जी? मैं आपको बधाई देती हूँ, आपने पूरा महिलाओं को यहाँ पे बुलाया है, इसके लिए आपको बधाई हो। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जो हमारी मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कम से कम महिला आरक्षण के लिए सोचा, उसको पास भी किया।
इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी वाली सरकार रही, लेकिन आज तक किसी ने आरक्षण के लिए ये बिल लाते थे और पास कभी करते नहीं थे, हो जाता। और हमने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन में भी महिलाओं को 33 आरक्षण दे रही है, जबकि लागू अपने आप से दे रही हो, अपने आप अपने संगठन में शुरू करिए। बाकी किसी पार्टी के बता दीजिए किसी ने संगठन में शुरू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट भी देती है और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बीजेपी को वोट भी करती हैं। उसका कारण ये है कि महिलाओं सारी योजनाएं भी वो महिलाओं के नाम पे ही देती है। महिला हमारे यहाँ तो वैसे भी शक्ति को परम माना जाता है। और आज अगर हम विशेष सत्र बुला रहे थे कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना नहीं होना चाहिए, विपक्ष का काम कभी कभी समर्थन भी देना चाहिए। खाली विपक्ष का काम ये है कि हम विपक्षी हैं तो हम विरोध ही करते जाएं, ये गलत है। विपक्ष को जहाँ सही है वो उसके साथ भी खड़े, उनको ये सोचना चाहिए कि आज अगर विशेष सत्र बुला रहे हैं तो हम उसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ये अच्छी चीज है। महिलाएं तो पूरे देश में सबके, ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं केवल भाजपा की है, सारी महिलाएं कभी किसी पार्टी की होंगी। यहाँ पे भी देखिए अब अलग अलग पार्टी से बैठी हैं, ये तो अच्छी चीज है ना, अच्छी पहल है, उसका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसको जल्दी लागू करें हम। अब ये उसको अगर 30 महीने से आप सो गए अब जग रही, क्या आप मतलब आप अच्छी चीज को भी अच्छा नहीं कह सकते। अरे उसी के बाद तो जगह हैं अनीता जी, अनीता जी उसी के बाद जगह हैं। सही कहना और गलत को गलत कहिए वो सही है, लेकिन सही को भी गलत कहिए ये गलत है। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर रत्ना भाई, आप विरोध करने के लिए आप लोग विरोध करते हैं और ये कैसी बात है आप लोग करते हैं। खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ नेता, वो कह रहे तकिया के नीचे विधेयक रख के सो गए थे। तो सरकार तो भाई कर रही है और महिलाओं की जल्दी से जल्दी महिलाओं को आरक्षण मिले, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो उनकी नुमाइंदगी उनको मिले, ये सरकार कर रही। तो आप लोग क्या मतलब कि सिर्फ विरोध करने के लिए रहेंगे, विपक्ष की भूमिका रह गई क्या? आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। बेहद हंसी मुझे आ रही है ये अनीता अग्रवाल जी की राजनीतिक समझ पर। ये कह रही हैं कि सिर्फ बीजेपी लाई, मुझे पता नहीं है कितना जानती हैं। 96 में महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, 2010 में राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में आपने 2010 से और 2023 तक लटकाया। आप समझाती हूँ 2014 में आप अनीता जी मैं आऊंगा, अनीता जी उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा, बोलिए। आगे बात करती हूँ। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है? G20 चल रहा था दिसंबर में, वुमेन लेड डेवलपमेंट एक शब्द है जो अभी अभी प्रधानमंत्री जी का आपने सुनाया, इस पे चर्चा हो रही थी और सदन के सामने, संसद के सामने हमारी देश की प्रतिभाशाली महिलाओं को घसीटा जा रहा था। प्रधानमंत्री जी के मुंह पर, स्मृति ईरानी जी के मुंह पर कालिक विश्व में पुत रही थी। आनन फानन विशेष सत्र बुलाकर जेंडर इक्वालिटी दिखाने के लिए महिला आरक्षण बिल को पास करना पड़ा। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि महिला सशक्तिकरण को सिर्फ पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को, पहलवान बेटियों को संसद के सामने घसीटने से जो देश में रोष फैल रहा था उसे 24 में न्यूट्रलाइज करना था प्रधानमंत्री जी को, और आज फिर वही स्थिति है। बलात्कारी पार्टी बन के बीजेपी रह गई है। एप्स्टीन में खुद प्रधानमंत्री का नाम है, हरदीप सिंह पुरी का कालिक है प्रज्वल रमन्ना, अब गोवा वाले का बेटा। अरे नेता तो नेता, बेटी बेटा तक उसी कालिक में पुते हुए हैं। इन्हें पता है देश में रोष हो रहा है, महिला सुरक्षा इनके बस की बात न रही। तो आज आनन फानन में उत्तर और दक्षिण का जो सामंजस्य कभी नहीं हो सका, उसके जो इनके ऊपर जाएगा ब्लेम, अगर ये जनगणना होने के बाद करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दक्षिण को क्यों आप आज पूरी तरीके से इस बात की सजा देना चाहते हैं कि उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करी? आप अगर बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 20 सीटें बढ़ेंगी, तो मतलब 20 बढ़ती है तो हमारा जस्ट 50% इंक्रीमेंट आएगा सीटों पे। लेकिन अगर तमिलनाडु में बढ़ती हैं तो केवल 59 ही सीट उनकी होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन तो कम हो जाएगा। यही सारी लड़ाई है, उत्तर वर्सेस दक्षिण। अब ये हिंदू मुसलमान को लड़ा चुके, अब महिलाओं की आड़ में शिखंडी की तरह मेरे देश का प्रधानमंत्री उत्तर और दक्षिण शब्दों का, अच्छे शब्दों का चयन करिए प्लीज। प्रधानमंत्री सम्मानित पद है, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। अभी आपने उनको, प्रधानमंत्री जी को आपने एप्स्टीन फाइल में शामिल पता नहीं किस आधार पे आपने बता दिया। मैं सहमत नहीं हूँ उस बात से, जब तक कोई सबूत ना हो कैसे कहेंगे भाई? आप शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए प्लीज।
प्लीज तो अच्छे शब्द। महिलाओं के पीछे छुपेंगे? ये महिलाओं की चिंता नहीं है मोदी जी। इनका एक अगर महिलाओं की चिंता है, मैं अनीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप पूरी बात कहिएगा। बोलिए रत्ना जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं बोल रही हूँ 516 को बढ़ाकर आप 543 को बढ़ाकर 816, 273 मुझे देना चाहते हैं, अच्छी बात है। SC ST का कोटा कहाँ है? आरक्षण में सब कोटा क्यों नहीं आते आप सर्वदलीय बैठक में? क्यों संसद में इसमें बात करने से भाग रहे हैं? नहीं, वो शायद ओबीसी का नहीं है, SC SC का तो शायद दे रहे हैं। SC SC का कोटा संभवतः दे रहे हैं, SC ST का, लेकिन ओबीसी नहीं, ओबीसी का नहीं। की बात अलग है, कहाँ है ये? तो कभी आप कहने से पढ़ लीजिए पांडे जी, रत्ना जी। कोई लिस्टेड, ये अमित शाह जी कहते हैं 2019 में कहते थे कि लिस्टेड होना चाहिए पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, 2024 में कहने लगे कि जो हमें जरूरी होगा वो करेंगे, लिस्टेड केवल कांग्रेस वाले लाएंगे। तो इनका प्रतिदिन नियम बदलता है समय और परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर रत्ना, थैंक यू डॉक्टर रत्ना। मुझे एक ब्रेक लेना है, वो ब्रेक के बाद मैं अनीता अग्रवाल से जवाब लूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक को एक तरीके से अमली जमा पहनाने की तैयारी और कुछ संविधान संशोधन भी होना है, जिसके बाद फिर इस विधेयक को जल्दी से जल्दी अमली जमा पहनाने की तैयारी में सरकार है। और हड़बड़ी है क्योंकि 6 राज्यों का चुनाव है। विपक्ष का ये आरोप है कि हड़बड़ी में इसलिए कर रही है क्योंकि 6 राज्यों का चुनाव है और आगे भी बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक मसले हैं और उत्तर दक्षिण का भी मसला है, जैसा अभी कहा गया। ब्रेक से पहले कांग्रेस के नेता ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके से हड़बड़ी में ही करते हैं, इनका उद्देश्य पॉलिटिक्स है, महिलाओं को लाभ पहुंचाना नहीं है। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में नीरा मिश्रा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, जुड़ गई हैं। नीरा जी स्वागत। और जैसा मुझे बताया गया कि अभी ब्रेक के दरमियान भी ऑफ एयर काफ़ी मोर्चेबंदी हो गई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। तो अनीता जी अब ऑन एयर भी आप अपना जवाब दे दीजिए। ऑफ एयर तो बहुत सारी बातें हो गई हैं आपकी, बोलिए अनीता जी, अनम्यूट करिए। हम ये कह रहे हैं कि इनको कम से कम आज महिला पूरा बैठा है, इनको कम से कम एक होकर ये कहना चाहिए कि चलो ठीक, तो खुद भी महिला इनको चाहिए। लेकिन किस तरह के प्रधानमंत्री के अल्फाज बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैंने इस तरह की मुझे दुख है, मुझे कष्ट है कि इस तरह के शब्द फाइल में लिखा है, मैंने थोड़ी बोला है। किसी के लिए नहीं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उन मुद्दों पर अलग से चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन कृपा करके, शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। I will call in English. It's a documented statement. Don't blame to me or anyone else. It's a documented statement. Dancing मैंने हिंदी में बोला, नाचना। ठीक है, ठीक है। अब सीन से थोड़ा निकल आते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार बने रहे। रत्ना जी और अनीता जी, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह है। दीप्ति सिंह, आप लगातार कभी कभी इस तरह के मसलों पर अनीता जी अनीता जी प्लीज अनीता जी और रत्ना जी प्लीज महिलाओं पर रहिए, छोड़ दीजिए, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करा देंगे, हम जो मुद्दे आप लोग करना चाहते हैं वो भी करा देंगे, लेकिन आज इस पर बात कर लेते हैं। दीप्ति सिंह, ये जो पूरा मसला है इसमें नेक नियति ज़्यादा दिख रही है, राजनीति कम है, या अचानक तंद्रा भंग हो गई सरकार की, उसने कहा अरे तो इसको लेकर आओ भाई, बड़ा गड़बड़ हो रहा, महिलाएं बड़ी उपेक्षित हैं। दीप्ति सिंह, देखिए रीजन कुछ भी हो है तो स्वागत करने योग्य ही कदम, क्योंकि 27 साल से पेंडिंग बिल को अगर अभी भी एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे तो कोई ना कोई विपक्ष के पास, पक्ष के पास कुछ कहने के लिए तो रहता है। अभी भी पॉलिटिक्स का ही जमा पहनाया जा रहा है, हो भी सकता है, होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, इससे हटके कोई और कुछ क्यों सोचे। और निश्चित तौर पे अभी 6 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पर रीजन कोई भी हो,
हम महिलाओं को इस बात से जरूर खुश होना चाहिए कि कोई भी मुद्दा है किसी भी तरीके से पहले पहले भी महिलाओं को इसलिए आगे रखा जाता था या उनको सिर्फ वोट का एक मादा समझा जाता था। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा है तो ये स्वागत करने योग्य बात है और इसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है और उसमें ये इसको एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दिनों से इस चीज के लिए महिलाएं इंतजार कर रही थी। जब भी कोई पार्टी आती थी सत्ता दल तो ये महिलाओं को खुश करने के लिए एक जुमला देती थी। लेकिन अब अगर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो अब इसमें कोई हंगामा जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ठीक है किसी भी हालत में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर महिलाओं के लिए हो रहा है, महिलाओं के फायदे के लिए हो रहा है, महिलाओं को एक इज्जत मिल रही है। 50% की जगह चलो 33 ही %, बट कुछ तो कहा, कुछ तो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स भी है तो होने दीजिए, पर ये फायदा तो एंड ऑफ द डे महिलाओं के फायदे के लिए ही हो रहा है। जी, तो ठीक है, नियत जैसी भी हो फायदा तो है और ठीक ठाक काम हो रहा है। जी, दीप्ति सिंह ने बड़ी नपीतुली बात की, बड़ी अच्छी बात की। अंजलि सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंजलि सिंह, अब बड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात दीप्ति सिंह ने कही कि भाई इतने दिनों से जो पेंडिंग था वो हो रहा है, वो रियलिस्ट हो। तो क्या तब जब इसको प्रधानमंत्री जी का सम्मान हुआ था और बिल्कुल गाजे बाजे के साथ में ये बिल लाया गया था, तो तब क्या ये नहीं हो सकता था कि भाई अब तुरंत ही लागू करो इसको? तब क्या सरकार कंफ्यूज थी या उस वक्त सरकार को पॉलिटिकल माइलेज लेना था, अब वो काम करना चाहती है? हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो ये काम बिल्कुल कर रही है सरकार। और मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये 90 के दशक में ये बिल आया और अब जाके 2026 में ये बिल लागू होने जा रहा, इतना लेट क्यों हुआ? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए इतना समय क्यों लगता है? चाहे दोनों ही पार्टियां हो, कांग्रेस है या भाजपा है, दोनों ही केंद्र में 75 साल हो गया हमारे देश को आजाद हुए, आज भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, आप देखिए सदन में कितनी महिलाएं पहुंचती हैं जो आम घरों से हैं, जिनका राजनीतिक दल बहुत खराब बात है। मैं कहना नहीं चाहता था। राजनीतिक दल ये कहते हैं कि विनेबिलिटी नहीं है, महिलाएं चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए कम से कम टिकट देते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं वो राजनीतिक दल के लोग। के लिए कुछ करेंगी फिर तब तो महिलाएं आगे आके राजनीति में भागीदारी दिखाएंगी। हाँ, किसी इंडिपेंडेंट महिला को मुझे नहीं लगता किसी इंडिपेंडेंट महिला को, अगर किसी सांसद, विधायक, नेता की पत्नी, बहन, बेटी नहीं है तो किसी इंडिपेंडेंट महिला को बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है राजनीतिक दलों में। ये बिल्कुल, जब आरक्षण जैसे बिल हमारे समाज में आएंगे तो मुझे लगता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के कई द्वार खुलेंगे और वो अपने एफर्ट पे सदन में पहुंचेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है सरकार का और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हम सबको इस बिल का स्वागत करना चाहिए। तो इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज दोनों ही पक्ष विपक्ष किसी को नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसका विरोध कर सकता है या कोई विरोध कर रहा। विपक्ष का एक टेक है कि भाई अब सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, अगर आपने दोबारा कुछ करना है सबसे बातचीत कर लीजिए, उसको और बेहतर तरीके से कर लीजिए। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर बीजेपी के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो उनको करना चाहिए। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि ये अगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये बिल बहुत अच्छा है तो इतना समय सरकार बिल तो ला चुकी, बिल पास हो चुका, अब संशोधन करके इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से करना है। 2011 की जनगणना के आधार पर कर देना, क्योंकि अब अभी जनगणना और परिसीमन का इंतजार हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कह रहे जल्दी लागू करो। नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल लागू करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको विपक्ष को भी इन्वॉल्व करके इसको करना चाहिए। आप पर्टिकुलर मौजूदा सरकार है तो आप इस पे सिर्फ आप अपने फैसले नहीं लेंगे, दोनों पक्षों की सहमति से ये बिल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, झगड़ा यही है अंजलि, झगड़ा यही है, झगड़ा यही है। अभी कांग्रेस के नेता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं यही झगड़ा है कि भाई हमको अपने मनमाजी थोड़ी चलाओगे आप। बिल्कुल, देखिए हम लोकतंत्र तभी जिंदा है जब विपक्ष जिंदा है, और अगर आप विपक्ष को अनसुना करके कोई भी बिल लाओगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसमें हस्तक्षेप करेगा ही। और ऐसा नहीं है कि आज भाजपा की सरकार है, कल को हो सकता है कांग्रेस की भी सरकार आए, तो महिलाएं तो दोनों ही दल में है ना। और ये अगर आप चाहते हैं कि महिला उत्थान का बिल है तो मुझे लगता है कि सबकी सहमति से ये बिल पारित होने चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर श्रेया प्रजापति उद्यमी है। श्रेया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कभी मन में आता है कभी हम भी पॉलिटिक्स करें, या इस बिल के बाद उम्मीद आई कि कभी हम भी सांसद विधायक हो सकते हैं? श्रेया, जरूर हो सकते हैं। और मैं काफी लंबे समय बुंदेलखंड में रही हूँ, तो वहां पर महिलाएं, उनकी जो महिलाओं की स्थिति रही है पहले,
मैंने उनको बहुत पास से देखा है। और जो महिलाओं में काम करने की शक्ति है, घर से लेकर के बाहर तक, मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी जगह बिल्कुल रूट पर काम होगा अगर महिलाओं को मौका मिला। और अभी परसेंटेज मेरी नजर में अभी भी कम है, 50-50 होना चाहिए। 50% का चांस महिलाओं को मिलना चाहिए। और जिस सहनशीलता के साथ महिलाएं काम कर सकती हैं, चाहे घर हो तो बाहर अगर उनको मौका मिला, और स्पेशली पॉलिटिक्स में मौका मिला, तो वो बहुत ही अच्छा काम करके दिखाएंगी। एक जो समाज परिवर्तन होगा, उसमें अभी जो लोग कानून बना रहे हैं, जो अभी अधिवेशन ला रहे हैं, जो बिल बना रहे हैं, उसमें 99.9% उसमें सब पुरुष ही हैं। और उन सब चीजों में अगर महिलाओं की भागीदारी रही तो निश्चित रूप से एक मतलब बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। और काम करने का एक जो तरीका होता है ना महिलाओं का, वो बिल्कुल अलग है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनका बिल्कुल अलग है। मैंने देखा है इसमें जो पंचायत में जिस तरह से महिलाएं आई हुई है, बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि जिनको जो जीत करके आई है खुद प्रधानपति होते हैं वहां पर गांव। मैं वही कहने वाला था, जी। प्रधानमंत्री काम करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से सरकार अगर साथ दे और समाज साथ दे और परिवार साथ दे, तो वो खुद इंडिपेंडेंट होकर के अगर वो मैं तो ऐसी तस्वीर देखना चाहता हूँ नीरा कि प्रधान पत्नी हो, कि पुरुष प्रधान होता है, उसका काम पत्नी करें। उनकी प्रधान पत्नी भी मैं देखना चाहता हूँ इस देश में, कि ठीक है महिला सीट नहीं है और पतिदेव चुनाव लड़ गए, जीत गया, तो उनको बैठाओ घर में, कहो भाई हम काम करेंगे, देखेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़े लेवल पे है। मतलब अधिवेशन लाना और फिर महिलाओं को पॉलिटिक्स में भागी देना और फिर उनको लोकसभा विधानसभा में उनको जगह देना, वहां तक तो पता नहीं कितनी सदियां बीत जाएंगी औरतों को पहुंचने में। अभी तो छोटी सी एक कोशिश, जो मिशन शक्ति का मैं बहुत बड़ा फेज 1 फेज 2 का हिस्सा रही हूँ, तो मैंने बहुत उसमें काम किया और मैंने बहुत पास से ये देखा है गांव-गांव में जाकर के कि महिलाओं की क्या स्थिति है। बड़ी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करना और ये बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों की समस्याएं अलग हैं। अगर कुछ उनमें से आगे आती हैं महिलाएं और उनको पावर मिलता है, तो महिलाओं का, और महिलाओं से ही अधिकतर सब यहाँ पे सभी महिलाएं बैठी है, वो जानती है, मुझे मालूम है कि वो सब उनसे ही जुड़े रहते हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, तो हर का उत्थान होता है। मतलब वो हर रूट पे, हर जितने भी जीवन के जितने डायमेंशन है, उन सब जगह वो काम करती है। स्पेशली मुझे पूरा विश्वास है कि अगर महिलाओं को मौका मिला तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक बात है। क्योंकि जो स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी दिक्कतें होती है वो महिलाओं को ही होती है। पुरुष बाहर निकलते हैं तो वो अगर उन्हें सर्दी जुकाम भी है तो बाहर डॉक्टर को मिलते हुए वो चले जाते हैं। महिलाएं जब तक बिल्कुल बिस्तर पे लेट न जाए तब तक ये घर वालों को पता नहीं चलता है कि महिला को बीमारी हुई है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं, तो वो डॉक्टर के जाती भी है तो खाना पका के रख के सब जरूरत का सब करके जाती है। तो मैं ऐसे में सोचती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कहीं का भी कोई और पॉलिटिकली सब लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते हम सब एक है। तो किसी भी पॉलिटिक्स में हो, कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं, तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है। किसी भी पार्टी की है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि हमारे रहते हुए इस मुद्दे पे हम एक हो जाए और हम एक ऐसा मिल करके एक ऐसे पावर अपने हाथ में ले। मतलब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी कि हम केवल पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, हम एक अच्छी बात को के लिए हम अलग हो रहे हैं, अलग राय रख रहे हैं। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, महिला होने के नाते हमें एक अच्छा मौका मिला है
कोई भी दे रहा है उस पे मत जाइए। एक अच्छा मौका मिला है कि हम सब एक हो जाए और एक होके इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम ग्रैब करें और अपने लिए, अपनी जो हमारा पूरा महिलाओं का एक पूरा बड़ा मॉब है, 50% है हम यहाँ पर, हम अपने लिए और हम आने वाली अपनी जो पीढ़ियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए डॉक्टर श्रेया, ठीक है, पावरफुल सोसाइटी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, थैंक यू। मैं सीधे दीप्ति सिंह की तरफ जाऊंगा। दीप्ति सिंह, इस दरमियान जब लगातार वक्ता आप लोग बोल रहे थे तो मेरे दिमाग की एक बात आ रही थी, अभी चीज़ें जैसे अभी श्रेया ने उठाया कि प्रधानपति, तो अमूमन जो राजनीति में महिलाएं दिखती हैं वो वास्तव में ऑटोनॉमस सिस्टम में ऑटोनॉमी उनको नहीं मिलती है। अगर विधायक जी की पत्नी है तो उन्होंने कहा महिला सीट हो गई, लड़ा दो पत्नी को, लड़ा दो बिटिया को, लड़ा दो बहुरिया को, तो ये हो जाता है। जिन महिलाओं के लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं, आज बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो महिलाएं तो मुझे लगता है 1-2% भी नहीं आ पाती। हम अनीता जी को कितने दिन से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगी हुई हैं, कितने दिन से, मतलब जब भारतीय जनता पार्टी कोई झंडा नहीं उठाता तब से उठा रही झंडा ये। और हम चाहते थे, तमाम लोग इनके समर्थक और इनके शुभचिंतक हमारे जैसे चाहते हैं कि ये विधायक होती, सांसद होती। अब मुझे नहीं लगता ये इनका कोई पारिवारिक है, इनके घर में कोई सांसद विधायक रहा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर रहा होता तो अब तक ये बन गई होती। दीप्ति सिंह, देखिए, एक तरह से इसको कहिए विश्वास नहीं जमा पाना या जम पाना, जबकि महिलाओं ने अपने हर उस बैरियर पे, जैसे भी डॉक्टर श्रेया कह रही थी, उनकी बात पे कितना दम है। जब इनको देख रही थी तो मुझे लगा ये घरेलू महिला है, लेकिन जब ये बोल रही थी तो मुझे लगा कि ये धरातल की बातें बोल रही है और बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके कह रही है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सिर्फ अब तक एक ऐसे दर्जे पे रख दिया गया कि आप घर संभालने वाली महिला हैं, आप बाहर के मामलों में आपको पता नहीं है, और यही वजह है कि प्रधानपति बन जाते हैं। और उनको लगता है कि महिला जो मेरी घर की है, जो अब तक बच्चे देख रही थी, घर बार संभाल रही थी, वो अचानक से ये बाहर इतनी बहुमुखी कैसे हो सकती है और वो कैसे चीजों को संभालेगी। जबकि औरतों ने ये सब साबित कर दिया है कि वो जॉब करके जब घर आती है तो घर को भी उसी तरीके से संभालती है और घर बाहर बिल्कुल बैलेंस करती है। तो जिस इस बार राजनीति में भागीदारी का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए ये मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राजनीति में औरतें वही हैं, महिलाएं वही हैं जो सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आती हैं या सेलिब्रिटी हरसेल्फ है, उनको कहीं पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर गलती से कोई आम महिला कुछ इस तरीके से कोई पोजीशन राजनीति में ले लेती हैं तो उनके ऊपर वो पार्टी, जिसके लिए, जैसे अभी अनीता जी के लिए भी बात आप कर रहे थे, जिस पार्टी के लिए इतनी मेहनत करती है वो पार्टी भी विश्वास जताने में दिक्कत करती है। मैं एक लॉयर हूं, आपको मैं बताऊं हम लोगों के चैलेंजेस क्या हैं। कई केसेस जो होते हैं वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं। जो क्लाइंट आते हैं उनको लगता है एक औरत है, ये कैसे संभाल सकती है, जबकि हम लोग ज्यादा बारीकी से समझते हैं, हम चीजों को ज्यादा तह तक जाते हैं, हम इतने हड़बड़ी में नहीं रहते, सरसरी चीजों को नहीं करते, एनालाइज करके और फिर हम किसी काम को आगे बढ़ के करते हैं। लेकिन ये जो विश्वास है, चलिए धीरे धीरे ही सही, अब 33% की जब बात हो रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि पुरुष अपने लिए आरक्षण मांगते नजर आएंगे। महिलाओं में इतनी ताकत है कि थोड़ा सा जगह दे के तो दिखाओ, थोड़ा सा आसमान दे के तो दिखाओ। हम उसके बाद कैसे अपने जमीन और आसमान बनाते हैं वो आगे आने वाला समय तय करेगा। पर यही है कि महिलाओं पे भरोसा कम होना या एक इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर देना पुरुषों के तरफ से कि तुम जैसे घर की बातें हैं, तुम बाहर मत आओ, तुम मर्दों के बीच बैठ के बात मत करो, ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये सब चीजें आप देखना हर घर की बात है, चाहे वो महिला सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हो या जज हो, उनको भी ये सब झेलना पड़ता है। कई ऐसी मीटिंग्स में हम लोगों ने जजेस की भी बातें सुनी है, तो ऐसा लगता है कि महिलाएं अभी जिस भी मुकाम को पहुंच गई हैं तो भी एक जद्दोजहद, एक लड़ाई अभी भी बाकी है कि उसको जब बाहर निकलना है तो घर को संवार के ही निकालना है। पुरुषों के लिए ऐसी कोई जवाबदारी नहीं है, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री बर्ड होके घूमते हैं और खुद को ही अपने आप को उन्होंने। जी, आपकी बातों से लग रहा है कि अब पुरुषों की खैर नहीं है। नहीं, खैर ही खैर है। देखिए, पुरुष अगर समझदार हो, अगर रत्ना जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तकलीफ नहीं है कि वो महिलाओं के थ्रू और महिलाओं से ही जन्मा है और उनके ही द्वारा आगे भी बढ़ता है, तो वो कभी दिक्कत नहीं होगी। पर दिक्कत कहाँ आ रही है महिलाओं को,
हम जैसी महिलाएं जिसने पुरुषों को जना है और उसके बाद हम उन्हीं से खुद को दबे हुए पाते हैं, उन्हीं से डोमिनेंट होते हैं, तब दिक्कत आती है कि भाई तुमको हम लेकर आए हैं धरती पे। अगर क्या हो जब महिलाएं मिलकर कहें कि अब जो जेनेसाइड होगा या जो फेटिसाइड होगा वो हम लड़कों को पैदा ही नहीं करेंगे। आप सोचिए महिलाएं अगर इस तरीके से आ गई आगे तो क्या होगा। लेकिन पुरुषों ने नहीं, ऐसा लेकिन बना इसके दिया उलट कि है मुझे निकला। ये दीप्ति, तो इसके उलट तो मामला तुम है दीप्ति भाग्यशाली जी, कहलाओगी। मामला इसके उलट है। हर महिला चाहती है कि बेटा पैदा हो, वो भी नहीं, बेटी नहीं, को नहीं किसी बढ़ाती, दिमाग में महिला नहीं ही आ रहा महिला है को कि नहीं मतलब बढ़ाती, अगर वो भी बेटी को लड़का नहीं पैदा बढ़ाती, नहीं, बेटी को बेटी की तरह नहीं पालती। नहीं चाहते हाँ, नहीं, नहीं चाहता है, हमारे ठीक है, जो लेकिन सोशल चाहत स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना है। बारी बारी से प्लीज 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 दीप्ति, बारी वही से। ये प्लांटेशन है, वो ऐसा बना चुके हैं कि भाग्यशाली महिला वही होती है जो पुरुष को जन्म देती है। और यही वजह है कि एक महिला बेटी के जन्म होते ही वो बेचारी डर जाती है कि उसको दुनिया भर के ताने और ताना सहना पड़ेगा। उन्होंने बनाया तो है, लेकिन महिलाओं ने मान भी लिया है कि हाँ, हम कमजोर हैं। फ्रॉम द मेन पॉइंट एंड मेन मुद्दा ये है कि क्या इसके अंदर आने वाला समय कैसा फ्यूचर दिख रहा है। मेरे ख्याल से सवाल यही था। तो सवाल यही है कि आने के वाला समय बहुत ही ब्राइट है महिलाओं का। आज हम महिलाएं बैठे हैं आज आपके चैनल पे, और हम लोगों में से कोई कम नहीं है, जो जहां है वहीं स्ट्रांगली अपना काम कर रहा है। और आज आपने हमें इसी वजह से अपने जगह अपने टीवी पे भी बुलाया है। तो रीजन मुझे ये लगता है कि आने वाला 5 साल 7 साल 10 साल बहुत 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 अच्छा होने वाला है महिलाओं के मेरी लिए। तो और शायद शुभकामनाएं ये है कि जितनी 5 की 5 महिला हो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में बने, मेरी इसी परम इच्छा है। रत्ना पांडे कुछ कहना चाहती हैं? सरस्वती निवास करे और हम लोग जरूर ये चाहेंगे और भविष्य में अपने आप को वहां देखना चाहेंगे। बोलिए बोलिए रत्ना कुछ कहना चाह रही, बोलिए रत्ना जल्दी से। जो बात आपने लास्ट में कंक्लूडिंग कही वही मैं कहना चाहती थी कि डिबेट डिरेल्ड हो चुका है। हम पेट्रियार्की पे चले गए। पेट्रियार्की है उस बात के लिए जिम्मेदार, पितृसत्ता है उस बात के लिए जिम्मेदार। महिलाएं डिसीजिव रोल में नहीं है। आप उसे डिसीजिव रोल में बिठा भी दीजिए, वो पितृसत्ता। अगर मेरा बेटा मेरी बहू के लिए चाय बनाएगा, सबसे पहले मैं कहूंगी जोरू का गुलाम है। बिल्कुल सही बात है। महिला को बिल्कुल सही बात कहना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले अपना नरिशमेंट करने की खुद जरूरत है। हम कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, पड़ रही है, वरना आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर जगह आरक्षण तभी मिला ना जब हम कमजोर हो गए। पुरुष बहुत कम मांगते हैं, महिलाएं सबसे आगे। और अगर महिला चाह ले तो उस घर में हैसियत किसी पुरुष की नहीं होगी कि वो फैसला चल जाए आधा मिनट भी। ये हर महिला की ताकत होती है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे आगे है। लेकिन जहां हम झुकना चाहते हैं वहां झुकते हैं और उसे समाज का नाम खुद को बेचारी बनाते हैं। ठीक है, पितृसत्ता ने देवी बनाया, लेकिन हमने खुद को बेचारी भी बना रखा है। हमें वहां से बाहर आना है। खैर वो पॉलिटिकल बात है, मैं पॉलिटिक्स से हूं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करूंगी। मोदी जी ने 2023 में अगर ये बिल दिया, कांग्रेस तो 73 और 74 के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत में पहले ही दे चुकी है। तो हमारा महिला सशक्तिकरण कितना मजबूत रहा है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मेरी पार्टी से आती है, मुझे गर्व है। पहली महिला स्पीकर मेरी पार्टी से आती है, मुझे गर्व है। तो हम कांग्रेस की बराबरी कोई महिला सशक्तिकरण में नहीं कर पाएगा। ठीक है अनिता जी बताइए भाई। हमें जो आपत्ति है वो डिरेलमेंट की है। किसने कहा 2023 में कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण दूंगा? माननीय मोदी जी ने। आज 2026 में ही कौन अपनी बात से पलट रहा है कि पहले जनगणना 2011 वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ, परिसीमन को जाने दो, मैं सीधे आरक्षण दे देता हूं। रत्ना जवाब लेने दीजिए, वो अनिता जी का ऑडियो म्यूट है। यू टर्न है जो मोदी जी की आदत है। ऐसे ही किसान के बिल थे या ऐसे ही मेरी तपस्या में कमी रह जाती है, हमेशा यू टर्न लेके प्रोसेस ब्रीच करना, ये गलत है। इस पर ऑब्जेक्शन है। परिवार चलता है, महिला नहीं करना चाहिए। आप क्या महिला नहीं चलती, गांधी परिवार चलता है। जो गांधी परिवार चाहेगा वही होगा। इसके मैडम आपको वर्बल डायरिया है, आप अपने आपसे अरे आपस में मत लड़िए भाई, आपस में मत लड़िए, सहयोग करिए एक दूसरे का। आज भी महिलाएं अपने बूते एक दूसरे के पार्टियों में कुछ सहयोग करके एमपी बनना है आप लोगों को जल्दी से। पत्नी आ गई या किसी के पति आ गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को आरएसएस भेजता हुआ था, उन्हीं को दिया जाता है। 12वीं फेल जीती भी नहीं थी और मंत्री बना था क्योंकि आरएसएस है पीछे। साफ बात बोली है। देखिए हैसियत है, राज सेविका सिमटी भी है आरएसएस के साथ, राष्ट्र सेविका सिमटी भी है साथ में। ऐसा नहीं कि खाली आरएसएस है। महिलाओं की भागीदारी शुरू से हमारे यहाँ कहा जाता है कि पक्षियां एक नहीं उड़ता, दोनों पंख जरूरी होते हैं। संघ ने भी राज सेविका सिमटी बनाई है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अग्रणी रखती है। अच्छा अनिता जी ठीक है, अनिता जी, रत्ना जी ठीक है, रत्ना जी प्लीज मुझे अनिता जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना है।
रत्ना जी एक मिनट, तब बताइएगा। एक मिनट रुकिए भाई। रत्ना जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष कब बनेगी? रत्ना जी एक मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज। रत्ना जी एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। अनीता जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। अनीता जी एक सवाल ले लीजिए प्लीज। अनीता जी एक सवाल ले लीजिए। हाँ बताइए। मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आप सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे जो मैं जानता हूं, जहां तक आपको इस पैनल में जितने लोग हैं आप वरिष्ठ हैं। जो बात मैंने कही कि अगर किसी का परिवार का कोई व्यक्ति सांसद, विधायक या असरदार नहीं है तो उस महिला के लिए राजनीति में सांसद, विधायक बनना कितना कठिन है। नहीं, कई बात आपकी सही है, विडम्बना है ये, मतलब लेकिन अब ये आने वाले समय पे नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पहले समय की महिलाओं में आज की महिलाओं में बहुत फर्क आ गया है। अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अपना निर्णय ले सकती हैं, अपने लिए कह सकती है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। वो बात अलग थी। पहले ये था कि हाँ उनका सांसद है तो उनकी पत्नी आ गई। इस बात में हर पार्टी की महिलाओं ने विरोध किया है, ऊपर तक विरोध किया है। अगर दिया भी जाता है तो विरोध भी हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में भी महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सांसद की पत्नी हो या विधायक की पत्नी हो, जो भारतीय जनता और अचानक सेलिब्रिटी पता चला अनीता जी तैयारी कर रही 5 साल से, और अचानक सेलिब्रिटी कोई आ गई, कूद गई बंबई से। अनीता जी पता चला 5 साल से तैयारी कर रही लोकसभा के 10 साल से, और घर घर जा रही, संघर्ष कर रही, पैसा भी खर्च कर रही, अपना श्रम भी लगा रही। पता चला कोई एक जहाज से कोई सेलिब्रिटी आई और वो एमपी बन गई। अनीता जी को कहा गया आपको एडजस्ट करेंगे, पता चला 5 साल से कोई एडजस्ट नहीं कर रहा। देखिए ऐसा नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू भी आई है, वो भी कार्यकर्ता थी। और आपके हमारे लखनऊ में जो मेयर बनी है सुषमा खड़गवाल, मेरी मित्र है, वो भी कार्यकर्ता थी जो मेयर बनी है। ऐसा नहीं चेंज हो रहा है, पर नहीं तो ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई, अब थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, सेलिब्रिटी नहीं होगी। हाँ ये बात सही है, कभी कभी कहीं अपवाद हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हर जगह होता है, अपवाद होते हैं, लेकिन आज कार्यकर्ताओं की भी वैल्यू बढ़ी है, कार्यकर्ताओं को आगे लाया जा रहा है। जो महिला, आप सांसद की पत्नी या सांसद के बहू, ये सब थोड़ा कम होगा क्योंकि महिलाएं खुद वर्चस्व में है, पढ़ी लिखी हैं, आगे आ रही है, अपनी बात को कह सकती है, संसद में भी ऊपर भी, और उसका नतीजा दिख रहा है। आज देखिए आपके सामने जो महिलाएं बैठी सब अपने बूथे पे है। मुझे नहीं लगता इसमें से भी कोई सांसद या विधायक यहाँ से होगी। और ये पार्टी, मैं तो 5 को चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ 5 MP हो, कम से कम हमारे जानने वाली 5 MP तो पहुंचेंगे लोकसभा में, तो मेरा तो जरूर फायदा होगा। अंजलि मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या एक तो पत्रकारिता ऐसा पेशा है, वहां भी महिलाएं हैं ही नहीं, वहां भी यही हाल है, पुरुष सत्ता, वहां भी महिलाओं को टिकने नहीं देते, जहां तक मैं समझ रहा हूं। आएंगी तो कहेंगे बड़ा बेकार पैसा है, तुम परेशान हो जाओगी। उनको ट्रीट करेंगे कि साहब अरे शाम अंधेरा हो गया, घर चली जाओ, पता नहीं कौन सा हुआ खा जाएगा। ये सब डराते हैं लोग, है ना। ये सब काम करते हैं। तो एक तो महिला पत्रकारों की बहुत संख्या कम है, दूसरी बात यह है कि उसके बाद अब सांसद विधायक बनना तो और कठिन काम है। एक तो संख्या ही कम है उस पेशे में, अब महिला पत्रकार भी क्या सपना देख सकती है कि हम भी कभी सांसद विधायक हो जाएंगे? महिला पत्रकार ये सपना देख सकती है, क्योंकि उनके पास अगर अच्छी पत्रकारिता है और समाज का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़े से रास्ते खुलते हैं, क्योंकि उनके पास एक समाज का एक अपना दायरा है। लेकिन अगर कोई आम महिला किसी भी दल से आती है और उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो उसके पास अपनी गाड़ी नहीं, अपनी व्यवस्थाएं, लोग नहीं, भीड़ नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल है। ये तो पत्रकार के साथ भी है, अगर वास्तव में पत्रकारिता कर रहा तो लंबी गाड़ी तो नहीं ले पाएगा वो तनख्वाह से, ये तो तय है। पत्रकारिता एक अलग, पत्रकारिता में लंबी गाड़ी तो हो नहीं सकती, वो स्कूटी में चलेगी या फिर बहुत मुश्किल से लोन लेके लेगी। ऐसे समाज में हमारे बहुत भी पत्रकार जिनके पास लंबी गाड़ी है, बस वो चलती स्कूटी से है, वो पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो तय है। या तो उद्यमी होंगे, उनके घर बहुत मजबूत होंगे, या पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस अपने राष्ट्रीय चैनल के मंच से इस बात को कह रहा हूँ, वो पत्रकार तो बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं, देखिए उनके पास राजनीतिक रास्ते खुलने की ज्यादा आसार है, क्योंकि उनके लिए जो है एक समाज का दायरा है, एक समाज में उनकी अपनी एक पहचान है। पर जो राजनीतिक पार्टियों में बहुत जो नीचे के तबके से महिलाएं आती हैं, आज भी उनको कितनी ऐसी महिलाएं हैं राजनीतिक पार्टियों में जो जमीन से उठ के आई हुई हैं, वो कार्यकर्ता ही रह जाती हैं। मुझे लगता है यही चिंता है मेरी, पूरे कार्यक्रम के दरमियान मैं यही चिंता करता रहा, यही फिक्र करता रहा, बार बार सवाल पूछ रहा हूं मैं जी। आप देखिए, इक्का दुक्का महिलाएं समाज में होंगी जिनको किसी कारणवश किसी ना किसी सोशल मुद्दे पे, जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे फूलन देवी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ,
ऐसे इक्का दुक्का महिलाएं हैं जिनके पास एक सोशल सामाजिक एक इश्यूज है, उनको चलते उनको एक पार्टी का चेहरा बना के टिकट दे के उनको सदन में भेज दिया जाता है, तो उनका तो ठीक है। लेकिन हर दल में मैं देख रही हूँ कि पूरी अपनी उम्र, अपना पूरा परिवार, सब कुछ वो अपने दांव पे लगा देती है, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। वो कार्यकर्ता थी, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगी। और तो और की बात है, जो उनकी कलीग्स हैं, उनके साथ जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता है, वो तक उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये तो बड़ी चिंता है। ये बिल तो आएगा, लेकिन महिलाएं ही सबसे बड़ी तो महिलाओं की दुश्मन है। अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है हम सारी महिलाओं को मिलके उसका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। दीप्ति जी को एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। पहले अंदर के कील कांटे ठीक करो, फिर पुरुषों से लड़ो अपने अधिकारों के लिए। आप देखिएगा, अगर कोई लड़की है, संघर्ष कर रही है, निकल रही है, तो बाकी सारी महिलाएं ही उनका विरोध करें, कहीं न कहीं उनके चरित्र पे किसी न किसी का दाग ढूंढने में लगी हुई है, ये तो ऐसी है, ये वो ऐसी। मुझे लगता है कि हम जब सारी ही महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, तो अगर सामने वाला कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके पैर खींचने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी महिला शक्ति, नारी शक्तियों का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जैसा मैंने फिर कहा, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमारे पैनल पे आज 5 महत्वपूर्ण काम कर रही समाज के क्षेत्र में 5 महिलाएं इस कार्यक्रम में थीं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि 2029 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और अभी से इसके लिए अगर सरकार इस बिल में संशोधन करके 2029 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ाकर ऐसा करती है। बड़ी चुनौती है। एक आम महिला अपने अधिकार के लिए एक प्रधान अगर हो जाती है तो प्रधान पति ही सब काम करता है, इस चर्चा में सामने आया और जनरल लोग भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बिल के बाद भी, सब कुछ के बाद भी, क्या आम महिला सांसद विधायक बनने का सपना संजो सकती है? हाँ, सपना जरूर देखिए और उसके लिए प्रयास कीजिए। संघर्ष तगड़ा है, सफ़र लंबा है, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।